शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि वो दोपहर 12:30 बजे राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह पहुंचेंगी, जहां पर कई अहम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगी। राज्यपाल सबसे पहले वहां रह रही संवासिनियों से मुलाकात करेंगे और उनके जीवन, शिक्षा और साथ ही साथ सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी लेंगे। इस दौरान राज्यपाल नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष और लैब का उद्घाटन करेंगी। साथ ही बालिकाओं से सीधे संवाद कर उनके अनुभवों को जानेंगी और साथ ही विभागीय व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का आकलन भी करेंगे। मां मुहिम के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी संप्रेक्षण गृह की बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण पहले ही कर लिया है। इस दौरे की एक और खास पहल सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर है। संप्रेक्षण गृह की 34 बालिकाओं और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के लिए विशेष वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्यपाल इस अभियान की भी जानकारी लेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सभी कार्यक्रमों के बाद दोपहर 2 बजे राज्यपाल लखनऊ स्थित जनभवन के लिए रवाना होंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार अपनी पत्नी के साथ ताजनगरी आगरा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने यमुना किनारे स्थित ऐतिहासिक और आस्था के प्रमुख केंद्र प्राचीन कैलाश मंदिर का रुख किया और वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पत्नी के साथ सुबह ही कैलाश मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्हें और उनकी पत्नी को पूजा अर्चना संपन्न कराई और साथ ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान शिव के प्राचीन ज्योतिर्लिंग पर जल और दूध अर्पित कर रुद्राभिषेक किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के आगमन को देखते हुए आगरा प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और उसके आसपास के रास्तों पर सुरक्षा बल तैनात रहा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आगरा से, ये तस्वीरें जहां पर ज्ञानेश कुमार अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंचे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इस दौरान किए गए और साथ ही उन्होंने प्राचीन मंदिर में भी देखिए पूजा अर्चना की है। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा अर्चना ज्ञानेश कुमार अपनी पत्नी और परिवार के संग करते नजर आए हैं, जिनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कुछ दिन पहले 14 से 15 साल का एक किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस ने बच्चे की तलाश के दौरान जांच का दायरा बढ़ाया तो ये पता चला कि क्षेत्र में बच्चों की तस्करी करने वाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है। जांच के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी वरुण मिश्रा के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से एक 17 वर्षीय किशोर को सकुशल बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि गिरोह अलग अलग तरह के बच्चों को अपने निशाने पर लेता था और उनकी तलाश कर उन्हें तस्करी के जाल में फंसाने का प्रयास करता था। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी अलग अलग जिलों के निवासी है। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। ये थाना कोतवाली नगर के शिवगढ़ी मोहल्ले का एक 14-15 वर्षीय बालक कुछ दिन पूर्व गायब हुआ था, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा बच्चे की तलाश की जा रही थी। उस क्रम में ही जब आगे विवेचना बढ़ाई गई तो जानकारी हुई कि एक बच्चों की तस्करी का गैंग सक्रिय है और उसी के द्वारा ये घटना की गई है। आज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त गैंग के खरीदार तथा विक्रेता 4 व्यक्तियों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से एक अन्य बालक जो कि 17 वर्षीय है वो भी बरामद हुआ है और इनके पास से 3 मोबाइल, कुछ रेलवे के टिकट और 5,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। अच्छा, किस प्रकार से तस्करी करते थे, बच्चों को कैसे अपने पास बुलाते थे? अभी जो इनिशियल पूछताछ हो पाई है उसके अनुसार ये जो बच्चे भटके हुए रहते थे या घर से गए हुए रहते थे, हर तरीके के बच्चों को ये खोजने का प्रयास करते थे और विशेष रूप से रेलवे स्टेशन और आसपास, और उसको ये कई चेन्स हैं, बिक्री करते हैं कई स्टेजेस में और 1500, 5000 कई प्रकार की कई तरीके की रेट की बात आ रही है। अभी उसमें पूछताछ और विवेचना प्रचलित है। जैसे फाइनलाइज होता है कि क्या किस प्रकार का गैंग है, हम लोग और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। ये गैंग था, ये हापुड़ का रहने वाला है या कहीं और भी इसका नेटवर्क था? अभी जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, संभल और अमरोहा और मुरादाबाद, लखनऊ। इनकी और क्या क्या लिंक्स हैं उसके संबंध में विवेचना प्रचलित है।
दिल्ली के करतार नगर इलाके में गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में एक 6 वर्षीय मासूम बच्चा गोली लगने से घायल हो गया है। बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बच्चे की मां रूबी ने बताया है कि उनका बेटा ट्यूशन से घर लौट रहा था। इसी दौरान इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद और झड़प हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुके और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की चपेट में आकर 6 साल का बच्चा घायल हो गया। रूबी ने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद या झगड़ा नहीं था और उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। बच्चे के पैर में गोली लगी है। वो तीसरी कक्षा का छात्र है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गोलीबारी में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ट्यूशन से आ रहा था, उसके पैर में गोली लगी है। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है आपके? अभी हाँ, अभी चौहान। कितनी उम्र है बच्चे की? 6 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में। अच्छा, हुआ क्या था, क्या जानकारी मिल पाई आपको? जानकारी कुछ नहीं मिली थी मुझे। ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा। हाँ, भाई साहब जो लेके आए उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, तो हो क्या रहा था यहाँ पर उस समय? लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही किन थी। की लड़ाई होती कुछ पता हो? इधर आमने सामने पता नहीं मुझे इतना। अभी बच्चा कहाँ पर है? हॉस्पिटल है मेरा। कैसे तबीयत है अभी? अभी तो मुझे कोई पता नहीं मिला है कैसी है। किस जगह लगी बच्चे की गोली? पैर में। अच्छा, हाँ। कितने साल का बताया आपने बच्चा? 6 साल का। मामला ये है कि सर कल ऐसे बताते हैं, धर्मेंद्र जी ने बताया, यहाँ एक पार्किंग है आगे जाके, ये उधर से जा रहे थे तो एक राहुल शर्मा नाम का कोई बीसी है तो वहां पर खड़ा था। तो ये वहां गए, उसने रास्ता रोका और गाली गलौज की। इन्होंने अपने घर पे कॉल करी, 10-12 लोग आए। इतने में जैसे वो डंडे लेकर आए वो भाग गया यहाँ से और ये कह गया मैं तुझे बाद में देखता हूँ। इन्होंने 112 पे कॉल करी। रात को 12-1 बज गया था। हम लोग थाने गए तो उस समय इंचार्ज से उन्होंने कहा भाई जैसा आप कहोगे बताइए क्या करना है। तो हमने कहा सर सुबह देख लेंगे। हमें ये नहीं पता था कि सुबह ये इस तरीके की अटैक कर देगा, इसलिए नहीं तो रात ही वो FIR उनकी लिख के सब कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। हमने कहा इसको हो सकता है रंगों हाथ पकड़ने के प्रयास करेंगे, इसलिए लेट हो गया, उसने आगे वारदात कर दिया। आज मौके पे मैं अपने ऑफिस पे था लेकिन मैंने देखी नहीं उस समय, लेकिन हाँ एक बच्चे के लगी है पैर में। तो जब वो चिल्लाया तो बाहर शोर हुआ तब बाहर निकल के आया है। जब पता चला यहाँ 4 से 5 राउंड गोली चली है और बाइक पे 2 सवार थे, वो चलाते हुए मारते हुए चलाते हुए गए हैं। बाद में मालूम चला कि यहाँ पे धर्मेंद्र जी के ऊपर इनके ऊपर मारने का प्रयास किया गया। वही था। मौके पर पुलिस भी आई हुई है, अभी भी आए हुए हैं सारे अधिकारी और भी तहकीकात कर रहे हैं। कौन सी जगह कहते हैं? ये करतार नगर चौथा पुस्ता है। क्या कहना है? कोई पकड़ा गया? अभी तक नहीं पकड़ा गया? नहीं, अभी बयान ले रहे हैं, इनसे बयानबाजी ले रहे हैं जो भी। बाइक भी आए थे? हाँ, बाइक पे थे, जो बता रहे हैं यहाँ के लोग, 2 लोग थे बाइक पे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की 8 जून को दिल्ली में एक अहम बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त रणनीति और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने पर चर्चा होगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर भी मंथन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएमके की बैठक में शामिल होने की संभावना कम है, जबकि टीवीके को शामिल करने की कोशिश जारी है। आम आदमी पार्टी पहले ही इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुकी है। बैठक में पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर कथित हमलों का मुद्दा भी इस बैठक में उठ सकता है। पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में कमियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्रालय को आड़े हाथों लेते हुए तीखे सवाल उठाए हैं। यह मामला अब केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के 50 लाख से ज्यादा प्रभावित बच्चों के भविष्य को लेकर संसद में चिंता जताई जा रही है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि उन 50 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो इस पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षाओं में फेल होने के कारण मानसिक और शैक्षणिक रूप से प्रभावित हुए हैं। क्या इन बच्चों को कभी न्याय मिल पाएगा? विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस पूरे मामले में अक्षम करार दिया है। व्यवस्था को संभाल पाने में नाकाम रहने के चलते शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी
क्या वहां पे चर्चा हुई है? मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या चर्चा होती है उसके लिए मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाबदेही तय करने की बात कही कि सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री खुद अब मॉनिटर करेंगे। बात यही है। इससे क्या बात साबित होती है? धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन आज की मीटिंग और जो राधाकृष्णन पैनल की सिफारिशें हैं उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, इस मामले में जो कुछ हमें चर्चा करनी है हमारी समिति की बैठक में हो रही है। लास्टली जस्टिस मिलेगा छात्रों को? मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। 21 जून को जो परीक्षा रिशेड्यूल किया गया है, हम लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं ने ले लिया है तो उसमें सब पूरी तरीके से इस सफलता से किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर इसमें भी लीक हो गया तो फिर तो हद ही हो गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की स्मृति में देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित स्वर्गीय हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल में एक भव्य शोक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राजनीति और सामाजिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोक सभा में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम धामी ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि खंडूरी का जीवन अनुशासन, ईमानदारी और जनसेवा की प्रतिमूर्ति था। उत्तराखंड के विकास और देश की सेवा में उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। इस शोक सभा में खास बात यह रही कि राजनीति और विचारधारा की दीवारों को दरकिनार कर सभी दलों के लोग एक मंच पर साथ नजर आए। वाराणसी पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़े ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए, जिनका इस्तेमाल इस अवैध धंधे को संचालित करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए वाराणसी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि वाराणसी जिले की क्राइम ब्रांच टीम ने सफलतापूर्वक एक बड़े आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो आईपीएल से जुड़ी अवैध सट्टेबाजी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे और इसे बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सटोरियों और बैंक खातों के वित्तीय लेन देन का पता लगाया जा सके। तो वहीं मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उसने डीसीपी क्राइम के निर्देशन में और सीपी सर के निर्देशन में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 13 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके द्वारा आईपीएल में बेटिंग का काम कराया जा रहा था। इन 13 लोगों के पास से जो बरामदगी हुई है वो करीब 17 स्मार्टफोन्स उनके पास से बरामद हुए हैं, 10 लैपटॉप बरामद हुए जिस पर लगातार वो लोग काम कर रहे थे, और डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट भी इनके पास से बरामद हुआ है। और इस गैंग में जो इसका जो सरगना है इन 13 लोगों में, जो मास्टरमाइंड है, वो बनारस का रहने वाला व्यक्ति है रितेश दिवाकर शुक्ला, जो अभी फिलहाल मुंबई में रह करके ऑपरेट कर रहा है। उसके साथ उसका राइट हैंड मैन एक और व्यक्ति है रवि यादव, जो वो भी बनारस का रहने वाला है, लेकिन ये दोनों अभी मुंबई में इन्होंने अपना एक ग्रुप तैयार किया, उसमें 11-12 लोगों को जोड़ा और ये सारा गैंग आज पकड़ा गया है। ये लोग यहाँ कैंट में एक जगह से ऑपरेट कर रहे थे, जो जहाँ से ऑपरेट कर रहे थे उस जगह की जानकारी भी प्राप्त हो गई और वहाँ की भी छानबीन चल रही है। पूछताछ और जांच पड़ताल से ये बात प्रकाश में आई है कि पिछले 8 से 10 महीनों से ये लोग लगातार काम कर रहे थे और इनका संपर्क मुंबई के एक मलिक नाम के आदमी से हुआ था, जो इंस्टाग्राम पे जिससे इनकी जान पहचान हुई और उसने इन लोगों को प्रेरित किया कि किस तरीके से बेटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो उसने डीसीपी क्राइम के निर्देशन में और सीपी सर के निर्देशन में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। धर्मनगरी अयोध्या में ज्येष्ठ मास के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर भारी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस पावन दिन सुबह से ही हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है।
ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है, जिसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी के कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालु कतारों में लग गए थे। सरयू नदी में पवित्र स्नान करने के बाद भक्तों ने बजरंगबली के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया और उन्हें बूंदी के लड्डू और तुलसी दल का भोग लगाया गया। भक्तों ने जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों के साथ पूरा परिसर गूंजायमान कर दिया। तो वही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद नजर आया है। आज हनुमानगढ़ी पे बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हनुमान जी की कृपा बरस रही है। भक्तगण बड़ी भीड़ मची हुई है। पुलिस प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हम लोग बड़े सुचारू रूप से दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम जी महाराज। हाँ, आज बड़ा मंगलवार है। आज बहुत आनंद आया हमको और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बहुत भीड़ है, बहुत अपरंपार भीड़ है, लेकिन पुलिस व्यवस्था बड़ी अच्छी है। बड़ी हम सराहना करते हैं पुलिस प्रशासन की कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। धरती के सिद्ध पीठ हनुमान जी का जन्म स्थली है। ये यहाँ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है। इस पुरुषोत्तम मास के बड़ा मंगलवार को अपार भीड़ है। लोगों श्रद्धालुओं का भीड़ जमावड़ा होता है। आज के दिन दर्शन करने से विशेष लाभ प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी सनातन धर्म के सभी हिंदू इस धर्म को मानते हैं और सभी से ये निवेदन है, अनुरोध है, इस चैनल के माध्यम से आए, बड़ा मंगल पे पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हनुमान जी का दर्शन करें और लाभ प्राप्त करें। पंकज गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष, अयोध्या। विश्वविद्यालय बीकानेर से मैं सेवानिवृत्त हूँ, सहायक अनुभाग अधिकारी के पद से। ये मेरी पत्नी है, बच्ची साथ आई हुई है। कल भी आए थे, आज मंगलवार की वजह से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। बड़ा मंगल है तो दोबारा दर्शन करने आए। बड़ा मंगल की वजह से आए हैं। क्या कहना है? भीड़ तो बहुत है। तो बहुत है। भीड़ बहुत है, बहुत जन सैलाब है। फिर भी मन है उबाल मार भक्ति उछाल मार रही है भक्ति। उबाल दर्शन मिल गया, दर्शन कल भी मिल गया, आज भी मिल गया। तो निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। आज यहाँ बड़ा मंगलवार है, जिसके उपलक्ष्य 4 बजे से ये बहुत विकराल लाइन लगी हुई है। प्रशासन भी पूरा चुस्त दुरुस्त है। यहाँ जैसे पीछे हर दिन गलीमत रहती है कि पीछे से भी लोग दर्शन कर लेते हैं, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति पीछे से नहीं जाने पा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरा अच्छी व्यवस्था किया हुआ है और दर्शन श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, जो कि लाइन यहाँ से पीछे पेट्रोल पंप तक लगी हुई है। रोड तक दर्शन हमने कर लिया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ और हनुमान जी की कृपा ऐसे अयोध्या वासियों पर बनी रहे, पूरे देश पे बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग आइए और श्रद्धापूर्वक दर्शन करिए। मैं राम सुमेर पांडे यहाँ। वहीं देश के कई राज्यों में जून की शुरुआत राहत भरी रही। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि दिल्ली में 1 जून पिछले 3 वर्षों का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में केरल पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि इस साल मानसून के दौरान देश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसके पीछे अल नीनो प्रभाव को प्रमुख वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सितंबर तक अल नीनो की स्थिति और मजबूत हो सकती है, जिसका असर मानसून की बारिश पर पड़ सकता है। गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एसके होम्स अवंतिका की एक बहुमंजिला इमारत में देर रात भीषण आग लग गई। आग तीसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी, जिससे पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया और कई लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़े मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया है कि 2 जून 2026 को आधी रात के बाद लगभग 3 बजे दमकल विभाग को सूचना मिली कि अवंतिका बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लग गई, जिसकी वजह से कई लोग फ्लैट के अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही तुरंत आग बुझाने वाली 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सीएफओ राहुल पाल के मुताबिक मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गंवाए बचाव कार्य शुरू किया। समय लगभग 3:09 पर फायर स्टेशन कोतवाली घंटाघर पर सूचना प्राप्त हुई थी। अवंतिका 2 में जो एसके होम्स करके एक बिल्डर फ्लोर है, जिसमें 3rd फ्लोर पे फ्लैट नंबर 202 में आग लगी हुई है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। तत्काल 2 फायर टेंडर मैं एफएसओ के
जो है घटनास्थल पर भेजे गए और साथ में अवंतिका चौकी से पूरा स्टाफ यहाँ पे आया और यहाँ के देखा तो ऊपर लोग फंसे हुए थे और आग भयंकर रूप से चल रही थी। तत्काल नीचे से गेट तोड़ते हुए होल पाइप फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया। साथ ही लेटर लगाते हुए ऊपर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित नीचे निकाल लिया गया है, जिसमें 4 व्यक्ति जो ऊपर फंसे हुए थे उनको उतारा गया। साथ ही अंदर चेक करने में पाया गया तो 3 फालतू जो डॉग्स थे उनकी धुआं लगने के कारण दुखद मृत्यु हो गई है।